वामपंथ का अगर आप कोर देखेंगे, इसेंस देखेंगे, तो वो है समाज को अलग अलग गुटों में विभाजित करो। एक को नाम दो ये शोषक है, दूसरे को नाम दो ये शोषित है। इन दोनों गुटों में हमेशा संघर्ष भड़कते रहना चाहिए। संघर्ष से अराजकता निर्माण होनी चाहिए, अराजकता से हिंसा, हिंसा से विध्वंस। राष्ट्रवाद से बहुत नफरत रहती है। कोई भी वामपंथी जो होते हैं उनको राष्ट्रवाद दे जस्ट कांट टॉलरेट। ये जो क्रांति होगी ये मजदूरों की क्रांति होगी और ये बंदूक से निकलने वाली क्रांति होगी। तो पहला जो मार्क्स ने बोला था वो था क्लासिकल मार्क्सिज्म। ये है कल्चरल मार्क्सिज्म कि ये बंदूक से नहीं निकलेगी और ये लंबे समय तक चलेगी। तो एक बड़ा अकाल भी आ गया सोवियत यूनियन में जी। और उस अकाल की वजह से लोग भूखे मरने लगे, जिसको कैनिमलिज्म बोलते हैं कि आदमी आदमी को खाता है। इस तरह के भी कई इस तरह की घटनाएं होने लगी। तो ये पता चल गया कि कम्युनिस्ट विचारों पर आधारित जब अर्थव्यवस्था चलती है तो वो काम नहीं कर सकती। तीन चीज़ों को ख़त्म करना है। एक है इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, तो फैमिली को बर्बाद करना है। इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन को ख़त्म करना है, धर्म व्यवस्था को ख़त्म करना है। नेशनलिज्म नहीं चाहिए। हज़ारों सालों से एक ही संस्कृति है जो आज तक टिकी हुई है, वो है भारत की संस्कृति, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति है। तो ये जानते हैं कि भारत को तोड़ना है तो इस संस्कृति को ख़त्म करना पड़ेगा और इसीलिए पूरी तरह से ये अटैक आज के भारतीय संस्कृति के ऊपर हो रहा है। संस्कृति खत्म करके एक अराजकता फैलाकर समाज को एक तरह से तोड़कर क्या हासिल करेंगे? नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि विचार अगर सही दिशा में हो तो वो समाज को आगे बढ़ाते हैं और अगर वही विचार दिशा खो दें तो वही समाज को खोखला भी कर देते हैं। हम एक ऐसी ही विचारधारा की बात कर रहे हैं जो आज भी देश और दुनिया को खोखला कर रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये है इस पुस्तक में लिखी हुई बातें। जब आप सुनेंगे तो आप इसको समझेंगे भी। दुनिया को खोखला कर रही वामपंथी दीमक, जिसके लेखक हैं अभिजीत जोग जी, जो बताएंगे कि ये विचारधारा क्यों दुनिया को खोखला कर रही है और इस विचारधारा में क्या कमियां हैं और क्या वाकई में इसके चंगुल में फंसकर देश और समाज खोखला होता है। हमारे साथ हैं पुस्तक के लेखक अभिजीत जी। अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पांचजन्य में। नमस्ते। दर्शकों को बता दें कि आपने इससे पहले भी कई अच्छी पुस्तकें लिखी हुई हैं, जिसमें कि असत्यमेव जयते जैसी पुस्तकें हैं और ये जो वामपंथी दीमक है भी इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों में उपलब्ध है। इस पुस्तक को पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये एक ऐसी विचारधारा है जिसके बारे में जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको अपने आसपास हो रही घटनाओं को समझने में, उन घटनाओं के पीछे जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उनकी साजिशों को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। सबसे पहले तो अभिजीत जी, वामपंथी दीमक, ये आपने नाम दिया है। वामपंथी क्या होते हैं आज की डेट की जो हम बात करते हैं, और दीमक क्यों? तो ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हमेशा लोगों को ये प्रश्न पड़ता है कि ये नाम मैंने क्यों दिया। तो पहले हम देखते हैं कि वामपंथ है क्या और उसकी मूल विचारधारा क्या है। तो वामपंथ का अगर आप कोर देखेंगे, इसेंस देखेंगे, तो वो है समाज को अलग अलग गुटों में विभाजित करो। एक को नाम दो ये शोषक है, दूसरे को नाम दो ये शोषित है। इन दोनों गुटों में हमेशा संघर्ष भड़कते रहना चाहिए। संघर्ष से अराजकता निर्माण होनी चाहिए, अराजकता से हिंसा, हिंसा से विध्वंस। सो संघर्ष से लेकर विध्वंस तक यही प्रवास ये करवाते हैं और यही इनकी पहचान है। तो ये मूल हो गया वामपंथी विचारधारा का। अब ये पहले जब मार्क्स ने इसको प्रस्तुत किया तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो क्रांति होगी ये मजदूरों की क्रांति होगी और ये बंदूक से निकलने वाली क्रांति होगी, ये खून से लथपथ क्रांति होगी, रक्तरंजित क्रांति होगी और ये उन देशों में होगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ है और उस समय में सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ था जर्मनी और इंग्लैंड, इन दो देशों में। तो मार्क्स ने खुलकर बोला था कि इन्हीं दो देशों में सबसे पहले मजदूरों की क्रांति होगी और उसने ये भी बोला था कि देशों की सीमाएं ख़त्म हो जाएगी, पूरे दुनिया के मजदूर एक हो जाएंगे और सब एक होके पूंजीवाद को ख़त्म करेंगे। तो ये उसकी प्रेडिक्शंस थी, ये उसकी भविष्यवाणी थी, लेकिन इसमें से एक भी सच नहीं हुई। तो क्रांति इंग्लैंड और जर्मनी में नहीं हुई। पाश्चिमात्य जो देश थे, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस,
उन्होंने वामपंथ की तरफ और कम्युनिस्ट क्रांति की तरफ बिल्कुल पीठ कर दी। क्रांति हुई रशिया में, जहाँ पे कोई औद्योगिकरण नहीं हुआ था। वहाँ पे कैसे हुई वो भी एक अलग कहानी है, लेकिन उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। और देशों की सीमाएं भी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, दोनों में इन सभी देशों के मजदूरों ने अपने देश के लिए जान कुर्बान कर दी। तो देश प्रेम तो उन्होंने छोड़ा नहीं। तो मार्क्स की सभी भविष्यवाणियाँ गलत साबित हुई। राष्ट्रवाद से काफ़ी राष्ट्रवाद से बहुत नफरत रहती है। कोई भी वामपंथी जो होते हैं उनको राष्ट्रवाद दे जस्ट कांट टॉलरेट, देश प्रेम उनको सहन नहीं होता है। तो ये सब एक बार जब मार्क्स गलत सिद्ध हो रहे थे तो एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया ये पूरे खेमे में। और एक इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट थे एंटोनियो ग्राम्स्की। तो उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत रखा कि पाश्चिमात्य जगत के जो मजदूर होते हैं या शोषित लोग होते हैं, ये क्रांति के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए कि वो पाश्चिमात्य सभ्यता को अपनी सभ्यता मानते हैं, पाश्चिमात्य संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हैं। मैं जहाँ भी मैं पाश्चिमात्य बात कर रहा हूँ वो भारत को भी अप्लाई होता है, क्योंकि उस वक्त पाश्चिमात्य सभ्यता के बारे में वो बात कर रहे थे, इसलिए मैं अभी पाश्चिमात्य बोल रहा हूँ। ये बाद में भारत की तरफ भी मुड़ने वाला है, मुड़ चुका है। बेसिकली जिन देशों की अपनी खुद की एक संस्कृति है जहाँ पे डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी जहाँ है वहीं ये बवाल खड़ा कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सिद्धांत रखा ग्राम्स्की ने कि ये मजदूर, ये शोषित अपनी सभ्यता को, पाश्चिमात्य सभ्यता को अपनी सभ्यता मानते हैं, संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हैं, इसीलिए ये क्रांति के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उसने ये कहा कि जब तक ये संस्कृति ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक ये सभ्यता ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक ये लोग कम्युनिस्ट क्रांति का स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसने ये कहा कि ये अब हम एक नई क्रांति करेंगे, जो बंदूक से निकलने वाली क्रांति नहीं होगी। ये बिल्कुल धीरे धीरे हम इस संस्कृति को बल देने वाली जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में हम अंदर घुस जाएंगे और उसको अंदर से हम इतना खोखला कर देंगे कि एक दिन वो इतनी कमज़ोर हो जाएगी, पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। और जब ये संस्थाएं कोलैप्स हो जाएंगी तब ये संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो पहला जो मार्क्स ने बोला था वो था क्लासिकल मार्क्सिज्म, ये है कल्चरल मार्क्सिज्म। वो रक्त रंजित था, बंदूक से निकलने वाले से लेकर ये संस्कृति के राज तक पहुंच गया कि संस्कृति खत्म कर दो। और उसने ये बोला कि ये बंदूक से नहीं निकलेगी, और ये लंबे समय तक चलेगी, प्रदीर्घ काल तक चलेगी। हम इसको अंदर घुस जाएंगे और धीरे धीरे करके हर रोज़ जहर की एक बूंद देते हुए हम इनको ख़त्म करेंगे। और इसलिए उसने इसको नाम दिया लॉन्ग मार्च थ्रू द इंस्टीट्यूशंस। मतलब लंबे समय तक चलेगी, संस्थाओं को ख़त्म करेगी, और फिर ये संस्कृति कोलैप्स हो जाएगी और उसके साथ पाश्चिमात्य सभ्यता कोलैप्स हो जाएगी, और फिर कम्युनिस्टों के लिए रास्ता खुला हो जाएगा। ये निश्चित तौर पे, क्योंकि इसका एक पूरा जो है आपकी पुस्तक में मैंने देखा है कि एक पूरा सीक्वेंस बना हुआ है कि कैसे उनको एक खुली लोकतंत्र व्यवस्था, उसको उसमें समानता का सिद्धांत, अपेक्षाओं को बढ़ा देना, और उसके बाद आकांक्षा विरुद्ध वास्तविकता की बात करना, असंतोष पैदा करना, एक एनार्की फैलाने के लिए उत्पादकता की कमी की बात करना, फिर समाज में फिर उसको लेकर अशांति फैलाना। ये सारी चीज़ें वो हैं जो लिखी तो गई हैं बहुत साल पहले। जो आप ग्राम्स्की की बात कर रहे हैं वो भी शायद जेल में थे, क्योंकि मैंने आपकी पुस्तक में ही पढ़ा था, और वहाँ रहकर उन्होंने काफ़ी चिंतन किया और तब इस नतीजे पे पहुंचे थे कि अब क्योंकि बंदूक वाली क्रांति तो काम कर नहीं रही थी, हर जगह वो फेल हो चुकी थी, उन्होंने तब ये तय किया कि संस्कृति के ऊपर हमला किया जाए। और वो उस समय की सोच वो आज तक जारी है, क्योंकि अब कहीं बंदूक से क्रांति की संभावनाएं दिखती नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो मार्क्स वाली क्रांति थी, ये क्रांति के बाद जिस तरह से कई देशों में हमने देखा कम्युनिस्ट देश हुआ करते थे, आज उंगलियों पे गिनने लायक जगह में फेल क्यों हो गई है? क्योंकि वो जो प्रॉमिस करते थे वो कभी भी डिलीवर नहीं कर पाते थे। क्योंकि उनका क्या कहना है कि वो प्रॉमिस करते थे कि हम इक्विटी देंगे। अभी इक्वालिटी और इक्विटी, इसमें फ़र्क है। इक्वालिटी इज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो वो हम दे सकते हैं, देनी भी चाहिए, सबको मौका समान मिलना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। इक्विटी का मतलब है इक्वालिटी ऑफ आउटकम। तो सबको समान आउटकम नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसमें फिर क्षमता का परिणाम होता है। यहाँ आप रशिया का उदाहरण दे सकते हैं। बिल्कुल उसी की तरफ मैं आ रहा था जी। कि क्षमता अलग अलग होती है, हार्डवर्क अलग अलग होता है, डिसिप्लिन अलग अलग होती है,
और इन सभी चीज़ों के ऊपर आउटकम निर्भर करता है। तो हम सबको एक साथ एक जैसा आउटकम नहीं दे सकते। जो ज़्यादा मेहनत करता है उसके ऊपर अन्याय हो जाएगा, जो ज़्यादा डिसिप्लिन से काम करता है उसके ऊपर अन्याय हो जाएगा। और फिर अगर हम इस तरह से रखेंगे कि सबको एक जैसा ही इनकम मिलने वाला है, तो फिर ज़्यादा काम करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं रहता है। तो रशिया में यही हो गया कि रशिया में उन्होंने ऐसा ही प्रयोग किया। मार्क्स ने जो लिखा था बिल्कुल उसी तरह इकोनॉमी चलाने की कोशिश की। तो सभी इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दिया, किसानों के ऊपर भी ये ज़बरदस्ती कर दी कि आप अपने घर में जितना चाहिए उतना आप अनाज रखिए, बाकी सब आपको सरकार को देना है। तो ज़्यादा काम करने के लिए, ज़्यादा मेहनत करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं बची, कोई मोटिवेशन नहीं बचा। और इस हालत में वो इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो गई। मतलब आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि 1918 में लेनिन ने पहले कब्जा कर लिया पावर के ऊपर, और बाय 1923 तक हालत इतनी ख़राब हो गई, इकोनॉमी इस तरह पूरी कोलैप्स हो गई, चक्का जाम हो गया कि खाने पीने के उनके लाले पड़ गए। उसी वक्त एक बड़ा अकाल भी आ गया सोवियत यूनियन में। जी। और उस अकाल की वजह से लोग भूखे मरने लगे। हाँ। जिसको कैनिबलिज्म बोलते हैं, कि आदमी आदमी को खाता है। हाँ। इस तरह के भी कई इस तरह की घटनाएं होने लगी। तो ये पता चल गया कि कम्युनिस्ट विचारों पर आधारित जब अर्थव्यवस्था चलती है तो वो काम नहीं कर सकती है। और रशिया में एक और चीज़ थी, रूस के अंदर एक तो कोई औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, वहाँ राजशाही के खिलाफ कम्युनिज्म आया था। वहाँ पे जमींदारी थी। हाँ, वहाँ पे फ्यूडल इकोनॉमी थी। तो मार्क्स का तो जो प्रेडिक्शन था वो पहले ही उधर गलत साबित हो गया। तो इस तरह से वहाँ पे मतलब करीब 5 सालों में ये सभी को पता चल गया कि इस तरह काम करके इकोनॉमी चलने वाली नहीं है। लेकिन उन्होंने उसको पोस्टपोन किया टिल 1991। हमेशा ये बोलते रहे कि हमारा सिद्धांत गलत नहीं है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन गलत हो गया। तो अब इसके बाद हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर आगे देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारी प्रगति होगी। देयर विल बी अबंडेंस, जैसा मार्क्स ने बोला था कि जब मेरे विचारों के आधार पर इकोनॉमी चलेगी तो हर चीज़ का अबंडेंस होगा। तो ये स्वप्न रंजन था, वो 5 सालों में ही पता चल गया, फिजिबल ही नहीं था। एग्जैक्टली क्योंकि एक और चीज़ थी जो शायद गंभीर ये भी था कि ये अराजकता पर काफ़ी विश्वास रखते थे और रक्त रंजित इतिहास रहा है। बिल्कुल। और क्या यही वजह है कि एक समय के बाद जनता ने इसको नकार दिया? बिल्कुल। एक्चुअली सबसे बड़ा कारण तो ये था कि वहाँ पे इकोनॉमी चल नहीं रही थी। किसी को मतलब खाने पीने की जब मुश्किलें पैदा हो गई तब सब लोगों को बहुत कठिनाइयाँ आ गई, और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि कम्युनिस्ट रूल इज़ ऑलवेज डिक्टेटोरियल रूल, उसमें ज़बरदस्ती से किया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पे अत्याचार हो रहे थे। कंबोडिया का बहुत अच्छा उदाहरण है। माओ का उदाहरण देखिए आप देखिए, सबसे ज़्यादा हिंसा अगर किसी ने की है तो वामपंथियों ने की है। माओ ने करीब 7 करोड़ लोगों को खदेड़ दिया, मार डाला। स्टालिन ने करीब 3-4 करोड़ लोगों को मार डाला। उसी तरह पॉल पॉट ने कंबोडिया में वही किया। तो मानवीय इतिहास में सबसे ज़्यादा हिंसा और सबसे ज़्यादा हत्याएं वामपंथ ने की है। हिटलर तो क्रूरकर्मा था, उसमें कोई शक नहीं है। उसने 60 लाख जूस को मारा, और हम बोलते हैं कि हिटलर राक्षस था, वो था, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो 60 लाख के कंपैरिजन में 7 करोड़ और 4 करोड़, तो ये उससे भी बड़ा राक्षस थे। हिटलर से आज नफरत की जाती है, लेकिन आज भी कई वामपंथियों के आदर्श, ये स्टालिन, ये लेनिन, ये बने हुए हैं, ये माओ। आज भारत में देखिए आप, माओवाद के नाम से आज भी पश्चिम बंगाल में जो शुरू हुआ, क्या वो रक्तरंजित फ्यूडल जमींदारों के खिलाफ ही जो शुरू हुआ था, और जो हिंसा आज भी जो राजनीतिक हिंसा देखी जाती है वो वामपंथ से ही प्रेरित है। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो हिंसा का हमने इतिहास देखा, और शायद एक ये बड़ी वजह भी रही है कि जो वादे किए गए, जो सपने दिखाए गए, वो हकीकत से बहुत दूर थे, असलियत से बहुत दूर थे। एक ये वजह रही। लेकिन जब ये गियर चेंज किया, जिस तरह से बता रहे कि संस्कृति पे हमला करना, आज भले कई देशों में इनका शासन नहीं है, लेकिन ये विचारधारा आज भी पूरी दुनिया में अपने पैर पसारे हुए। मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि आपने अपनी इस पुस्तक में पहला चैप्टर अमेरिका का लिखा है जी।
और अमेरिका के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो पूंजीवादी देश है जहाँ जाने का हर किसी का सपना रहता है। अब ट्रंप के शासन के दौरान थोड़ा सा बदल गई हैं चीज़ें, वो अलग बात है, लेकिन अमेरिका को हमेशा से ही एक आइडियल कैपिटलिस्ट कंट्री के तौर पे देखा जाता है। आपने पहले ही चैप्टर में अमेरिका एक विभाजित देश लिखा है, ऐसा क्यों? इसमें और कई कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया है। ये एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत दुख भरी कहानी है ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तब सब दुनिया ने ऐसा माना कि कम्युनिज्म ख़त्म हो गया। एक फ्रांसिस फुकुयामा करके एक लेखक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। तो उनका ये कहना था कि इतिहास कहाँ से पैदा होता है, जब दो विचारधाराओं में संघर्ष होता है तो उससे इतिहास निर्माण होता है। तो उन्होंने कहा कि अभी 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद एक ही विचारधारा बची है अभी पाश्चिमात्य देशों की, तो डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलिज्म, ये जो पाश्चिमात्य जगत की जो विचारधारा है यही अभी बची है। तो अभी इतिहास ख़त्म हो गया है, अभी इसके आगे इतिहास नहीं होगा। तो कितना गलत था ये हम आज देख रहे हैं, मतलब अभी तो संघर्ष ही संघर्ष है। तो 1991 के बहुत पहले, जैसा मैंने बताया ग्राम्स्की का उदाहरण, तो तभी उन्होंने जान लिया था कि मार्क्स की क्रांति अभी चलने वाली नहीं है, अभी हमको एक अलग तरीके से करनी पड़ेगी, सांस्कृतिक क्रांति करनी पड़ेगी। और कौन सी संस्थाओं पर हम कब्जा करेंगे, तो उन्होंने ये वो भी सब कुछ लिख के रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उन्होंने खुद लिख के रखा है कि हम क्या करने वाले हैं। लोगों ने पढ़ा नहीं शायद और समझा नहीं, इसलिए लोगों को शौक लग गया। तो उन्होंने लिखा है कि हम 3 तरह की संस्थाओं के ऊपर कब्जा करेंगे। एक संस्थाएं जो है वो मानवीय मन के ऊपर जो प्रभाव डालती है, जैसे सबसे पहली संस्था हो गई शिक्षण व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, कि उसी से अपना मन बनते जाता है। तो शिक्षा के ऊपर हम कब्जा करेंगे। तो आप दुनिया में आज कहीं भी देखेंगे तो एकेडमिक्स इज़ ऑलवेज अंडर द कंट्रोल ऑफ लेफ्ट। दूसरी संस्था है एंटरटेनमेंट। तो आप हॉलीवुड लीजिए, बॉलीवुड लीजिए, सब जगह आपको लेफ़्ट का प्रभाव दिखेगा, लेफ़्ट का कब्जा दिखेगा। तीसरी है मीडिया, जो आप मानवीय मन को प्रभावित करती है। तो कहीं भी आप देखेंगे, आप BBC देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, या भारत के भी कोई मीडिया हाउसेस देखिए, हर जगह लेफ़्ट का कब्जा रहता है। तो ये उन्होंने कब्जा कर लिया। दूसरा एक उन्होंने बोला कि हम जो संस्थाएं पॉलिसी डिक्टेट करती हैं उनके ऊपर हम कब्जा करेंगे। तो कौन सी संस्था है? तो उन्होंने लिखा है कि हर देश की कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो आज आप देखेंगे तो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो करीब करीब कम्युनिस्ट पार्टी की के बराबर ही हो चुकी है, मतलब इतनी फार लेफ्ट तक चले गई है। भारत में कांग्रेस पार्टी का वही हाल है। कांग्रेस वॉज ऑलवेज अ लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी। अब तो ये भी कहा जाता है कि पूरा एजेंडा वहीं से तय होता है उनका। तो आप पिछले 15-20 सालों में देखेंगे तो पूरा एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो उन्होंने लिख के रखा था हर देश में वो करके दिखाया है। तो एक हो गया पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा हो गया ब्यूरोक्रेसी। तो आप देखेंगे कि UPSC के जो ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग देने वाली जो संस्था है, यूट्यूब पे कई वीडियो आपको दिखेंगे कि वो किस तरह से सिखाते हैं बच्चों को, पूरा लेफ्ट इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं। और वही बच्चे जाके आगे आपके कलेक्टर बनते हैं, कोई IAS बनता है, IPS बनता है। तो दे आर ऑलरेडी इंडोक्ट्रिनेटेड विद लेफ्टिस्ट थॉट। पूरी दुनिया में यही करते हैं। तीसरा है जुडिशरी, तो जहाँ पे पॉलिसीज़ के ऊपर इफेक्ट होता है, ये सब वो पहले से ही कैप्चर कर लेते हैं। और ये उन्होंने अमेरिका में कैसे पहुँचे, जो आपका मूल प्रश्न था, उसके ऊपर मैं आता हूँ। तो एक दूसरा गुट था फ्रैंकफर्ट स्कूल जिसे बोलते हैं। वो जर्मनी में वो कुछ प्रोफेसर्स थे जो हिटलर का वहाँ पे राज आने के बाद उनको जर्मनी से निकाल दिया गया। वहाँ से निकल के वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके बस गए अमेरिका में। हाँ जी। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में स्प्रेड होते गए जी। और पूरे अमेरिका के एकेडमिक्स क्षेत्र के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, पूरी तरह से कब्जा कर लिया जी। और ये जो प्रोफेसर्स थे, इनसे बहुत प्रभावित हुए जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने 1960 के दशक में एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया, जिसे
स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ द 60s करके बोलते हैं। जी जी। अमेरिका में, फ्रांस में, हाँ। कई जगह वो मूवमेंट चला। आपने सुना होगा हिप्पी करके एक कल्ट था। हाँ। जो बाल बढ़ाते थे। भारत में भी बहुत था बड़े पैमाने पे। तो ये सब इसी मूवमेंट से निकला था। अच्छा। और ये जो मूवमेंट ख़त्म हुआ, हाँ। तो ये स्टूडेंट्स अमेरिका में आ गए और सभी संस्थाओं में वो जाके बस गए। तो कोई प्रोफेसर बन गया, कोई हॉलीवुड में डायरेक्टर बन गया, कोई मीडिया में चले गया, और उन्होंने ये सभी संस्थाएं अपने कब्जे में कर ली, जो उनका पहले से उद्देश्य था। और तब से अमेरिका का जो मेन नैरेटिव है, जैसे हम बोलते हैं भारत में भी कि सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है, तो वही हाल अमेरिका में भी है। क्योंकि इस तरह से उन्होंने कैप्चर कर लिया है जी कि वो पूरा सिस्टम के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया जी। एक ही उदाहरण देता हूँ, फिर आप अगला प्रश्न लीजिए। ये उन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो देखिए कितनी चालाकी से और कितनी धूर्तता से उन्होंने किया है। सबसे पहले उन्होंने जो शिक्षकों को पढ़ाने वाली संस्थाएं होती है, जैसे हम बीएड बोलते हैं या एमएड बोलते हैं, वेयर टीचर्स आर बीइंग ट्रेंड, वो सभी संस्थाएं उन्होंने कैप्चर कर ली। और एक हस्बैंड एंड वाइफ का पेयर है, बिल आयर्स एंड बेनार्डिन डोर। वो जो 1960 का दशक था, उसमें वो विद्यार्थी थे, वो उस मूवमेंट में शामिल हो गए थे। और वहाँ से वापस आके उन्होंने ये एरिया को कैप्चर कर लिया, ट्रेनिंग द टीचर्स। और वो खुलेआम बोलते हैं कि बिल आयर्स ने 1970s में बोला था कि बच्चों को वो बोलता है कि यू शुड बर्न डाउन द कार्स, ब्रेक द हाउसेस, किल योर पेरेंट्स। मतलब देखिए किस हद तक वो अराजकता पैदा करना चाहता है और क्या उसके विचार हैं। और इन लोगों ने, बेनार्डिन डोन जो थी, एफबीआई के जो प्रमुख थे उस वक्त के, उन्होंने उसका वर्णन किया था कि द मोस्ट डेंजरस वुमन इन अमेरिका। तो इन लोगों के हाथ में शिक्षा व्यवस्था चली गई और इन्होंने सिखाए हुए शिक्षक जब स्कूलों में पढ़ाने लगे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने लगे, और उन्होंने सिखाई हुई जब पीढ़ियाँ बाहर निकलने लगी और वो अलग अलग क्षेत्रों में जाके काम करने लगी, तो पूरे अमेरिका के नैरेटिव पे इन लोगों इस विचारधारा का पूरी तरह से प्रभाव जम गया है। और उनकी एक मेथोडोलॉजी, इसके माध्यम से वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने बोला, वन ड्रॉप ऑफ पॉइजन एट अ टाइम, इस तरह उन्होंने कई दशकों तक काम करके इसको अब ऐसा अंजाम दिया है। जैसा मैंने बोला 1920s में ये सब शुरू हुआ, कल्चरल मार्क्सिज्म का विचार। एग्जैक्टली 100 ईयर्स हो गए, अभी 100 साल हो गए। 100 साल में उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता को इस कगार तक लाके खड़ा किया है कि आज वो कोलैप्स होने के लेवल पे आ गई है, ऑलमोस्ट कोलैप्स हो रही है। वोकिज्म के नाम, वोकिज्म जिसे बोलते हैं, कि उनका मेन टारगेट अब ये सब संस्थाओं को कैप्चर करके करना क्या है अल्टीमेटली, आने वाली जनरेशन का दिमाग पूरा इसमें ये करना है कि 3 चीज़ों को ख़त्म करना है। एक है इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, तो फैमिली को बर्बाद करना है। फैमिली इंस्टीट्यूशन बचना नहीं चाहिए। कोई भी आप लेफ्टिस्ट देखेंगे, उसको थोड़ा भी आप खरोच के देखेंगे तो हेट्रेड फॉर फैमिली आपको नज़र आएगा उसमें से। फैमिली इंस्टीट्यूशन उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली को ख़त्म करना है, इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन को ख़त्म करना है, धर्म व्यवस्था को ख़त्म करना है। दे हेट रिलीजन, दैट इज नंबर 2। और तीसरा है देश प्रेम को ख़त्म करना है, जैसा मैंने बताया। नेशनलिज्म नहीं चाहिए, रिलीजन नहीं चाहिए, एंड फैमिली शुड बी डिस्ट्रॉयड। ये 3 चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तब संस्कृति ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि संस्कृति को आधार किससे मिलता है? फैमिली से मिलता है। हम संस्कार कहाँ करते हैं बच्चों के ऊपर? फैमिली में करते हैं, और उन संस्कारों से ही तो संस्कृति बनती है। तो संस्कृति को ख़त्म करना है तो फैमिली को ख़त्म करो, रिलीजन को ख़त्म करो, देश प्रेम को ख़त्म करो। तो ये एजेंडा लेके उन्होंने ये सब स्ट्रेटेजी चलाई है, नॉट ओनली इन अमेरिका बट इन द एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड। और भारत में भी यही बड़े पैमाने पे अभी हो रहा है। तो इसीलिए हमको सावधान होना बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा, और क्योंकि ये इसीलिए बताना बहुत ज़रूरी था कि क्यों इसको वामपंथी दीमक बोलते, कि जिस तरह से दीमक धीरे धीरे चीज़ों को खोखला करती है, ये विचारधारा क्यों पूरे समाज को खोखला कर रही है, ख़ासतौर से जो युवाओं से 100 साल से चला आ रहा है।
क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप बता रहे हैं तो उसके साथ कुछ तथ्य होते हैं। तो जिस तरह से आपने अपनी पुस्तक में तथ्यों के साथ ये पूरी चीज़ दी है, लिखा है अच्छी तरह से, जैसे कि आपने ईसा पूर्व 500 में एक चीनी दार्शनिक सुन त्सू के लिए, है ना, त्सू, उन्होंने ये लिखा है कि असली कला है बिना युद्ध के शत्रु को समाप्त करना, यानी कि शत्रु देश की सबसे मूल्यवान धरोहर को आत्म विध्वंस के लिए उकसाना। अब ये बात जो है ईसा पूर्व 500 वर्ष पहले लिखी गई है, लेकिन अगर आज हम वामपंथी विचारधारा जिसकी आप बात कर रहे हैं उससे यहाँ आपने जब जोड़ा है तो इससे हम रिलेट कर पाते हैं, जिसमें परंपराओं का मजाक उड़ाना। बिल्कुल। इसको आप बताइए कि कैसे आज की परिस्थितियों में और हम भारत में भी रिलेट कर सकते हैं। भारत में उन्होंने क्या किया है मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ। तो इनका ये होता है कि कोई भी देश की जो प्रमुख सांस्कृतिक धारा है उसके ऊपर अटैक करना। तो जैसे पाश्चात्य सभ्यता की प्रमुख धारा है क्रिश्चियनिटी, तो वहाँ पे वो चर्च को अटैक करते हैं। भारत में वो हिंदू धर्म को अटैक करते हैं, क्योंकि भारत की प्रमुख विचारधारा या सांस्कृतिक धरोहर जो है वो है हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म को ख़त्म करना ये उनका उद्देश्य है। तो क्या यही वजह है कि जब हमारे जितने भी तीज और त्यौहार आते हैं उसके बाद कैंपेनिंग शुरू हो जाती है? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि उनके 4 या 5 डी होते हैं। जैसे एक होता है डी हिंदुआइजेशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदू धर्म से दूर करो। जैसे लोग बोलते हैं कि दलित हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, आजकल बोलते हैं कि लिंगायत जो है कर्नाटका के वो भी हिंदू नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदुओं से दूर करो। तो ये हो गया डी हिंदुआइजेशन। तो क्योंकि हिंदू धर्म अगर एक प्रमुख धरोहर है तो उसको कमज़ोर करो। दूसरा है डिसअफेक्शन। तो हिंदू धर्म के बारे में लोगों के मन में प्रेम नहीं रहना चाहिए, आस्था नहीं रहनी चाहिए, श्रद्धा नहीं रहनी चाहिए। तो इसलिए फिर ये अलग अलग प्रश्न खड़े करते हैं, भ्रांतियाँ फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं? तो पूछते हैं कि प्रभु राम की पूजा हमने क्यों करनी चाहिए? राम वॉज अ पैट्रियार्कल पर्सन, उसने सीता का त्याग कर दिया था। तो जो जवान युवा होते हैं या बच्चे होते हैं उनको ये सब पता नहीं रहता कि वास्तव क्या है। तो ऐसे प्रश्न जब खड़े करते हैं, शंकाएं जब उपस्थित करते हैं, भ्रांतियाँ पैदा करते हैं, तो उनके दिमाग में सचमुच शक आ जाता है कि ऐसा है क्या सचमुच, शंका पैदा करते हैं। तो हमारा धर्म सचमुच इस तरह से पैट्रियार्कल है क्या? ऐसे सवाल उन मन में पैदा हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे उसको अगर जब और मजबूत करेंगे उस शंका को, तो धीरे धीरे वो बच्चे बोलते कि नहीं यार, हमारा धर्म ही ठीक नहीं है। आपने सुना होगा कि JNU में एक बड़ा कैंपेन कर दिया था कि हम काली माता की पूजा नहीं करेंगे, हम महिषासुर की पूजा होती थी। एग्जैक्टली। तो यही है, भ्रांतियाँ खड़ी करो, ज़्यादा से ज़्यादा भ्रांतियाँ खड़ी करो। हमारे महाराष्ट्र में एक पंडरी की वारी करके होता है कि आळंदी टू पंढरपुर पीपल गो वॉकिंग, 250 की यात्रा होती है, 250 किलोमीटर लोग चलते हैं। 800-1000 सालों से ये परंपरा चलती आ रही है। तो इसमें इन्होंने 3-4 साल पहले से चालू कर दिया है कि उसमें अलग अलग संतों की दिंडी होती है, जो उनकी पालकी लेके लोग चलते हैं, उसको दिंडी बोलते हैं। संत तुकाराम वाले भी, संत तुकाराम है, संत ज्ञानेश्वर है, नामदेव है, बहुत बड़े बड़े संत थे वो। तो इन्होंने उसमें एक संविधान दिंडी चालू कर दी है आजकल। तो संविधान का तो हम सब लोग आदर करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये धार्मिक परंपरा है, इसमें संविधान दिंडी लेके आने का कोई मतलब नहीं है। अगर यही करना है तो फिर मुहर्रम के ताबूत चलते हैं, उसमें आप संविधान का ताबूत क्यों नहीं लेके आते हो? बट उनके हिंदू धर्म को ही अटैक करना है, तो ये सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में ही करेंगे और इसमें से भ्रांतियाँ खड़ी करेंगे, शंका उपस्थित करेंगे, बस यही उनका काम है। फिर उन्होंने चालू कर दिया कि अल्लाह का दिंडी लेके आते हैं। तो ये तो इस्लाम के भी खिलाफ है एक्चुअली, इस्लाम को भी ये मंजूर नहीं है, लेकिन इनको हिंदुओं के मन में शंका निर्माण करना है, हिंदुओं के मन सामने प्रश्न खड़े करना है। तो इसी तरह से जो हमारी श्रद्धाएं हैं, हमारी आस्थाएं हैं, उसके ऊपर भ्रांतियाँ खड़ी करो, उनके ऊपर प्रश्न उपस्थित करो, ग्लानि पैदा करो और लोगों को कंफ्यूज करो। मेन थिंग इज टू कंफ्यूज पीपल। तो ये हो गया दूसरा डी। तीसरा डी है डीरेसिनेशन, मतलब उनको अपनी जड़ों से काटो। एक बार भ्रांतियाँ आ गई, अगर ग्लानि आ गई, तो उनको अपनी जड़ों से उखाड़ना भी बहुत आसान हो जाता है। तो कितना सोची समझी तरीके से वो ये सब बातें करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए।
तो डी हिंदुआइजेशन हो गया, डिसअफेक्शन हो गया, डी रेसिनेशन हो गया। एक बार आपकी जड़ें कट जाती है तो आपको कोई आधार नहीं रहता है, देन इट इज़ वेरी इजी टू डिवाइड। तो द फोर्थ डी इज़ डिवाइड। तो आपस में बांट दो, ज़्यादा से ज़्यादा बांटो, जाति जाति में बांटो। भाषाओं के आधार पर आजकल नया शुरू हो गया है। तो हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं कि हिंदी नहीं चाहिए हमको, मराठी चाहिए। गुजराती भी नहीं, गुजराती वर्सेस मराठी ऐसा झगड़ा खड़ा कर दिया है। साउथ में तो पहले से है कि हिंदी नहीं चाहिए। तो अलग अलग जगहों पे भाषा के आधार पर विभाजित कर दो। तो विभाजित करने के लिए जितने भी फॉल्ट लाइन्स आप पैदा कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉल्ट लाइन्स पैदा करो और उसको विभाजित करो। जितने विभाजित होंगे हम उतने हम वीक हो जाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे, हम तो जानते हैं। तो विभाजित करो, ये हो गया चौथा डी। और पांचवा डी है डिस्ट्रॉय। तो एक बार आप विभाजित हो जाओगे तो आपको ख़त्म करना बहुत आसान है। तो इस 5 डी के ऊपर इनका सब काम चलता है और उसका मूल आधार होता है संस्कृति को ख़त्म करना। क्योंकि जब तक संस्कृति टिकी हुई है, हमारी संस्कृति जब तक मजबूत है, तब तक हमें कोई ख़त्म नहीं कर सकता। क्योंकि भारत का मूल आधार है संस्कृति। और इसीलिए पूरी दुनिया के सब कल्चर ख़त्म हो गए। मेसोपोटामियन ख़त्म हो गया, इजिप्शियन ख़त्म हो गया, मायन ख़त्म हो गया। ब्रॉन्ज एज से लेकर हज़ारों सालों से एक ही संस्कृति है जो आज तक टिकी हुई है, वो है भारत की संस्कृति, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति। तो ये जानते हैं कि भारत को तोड़ना है तो इस संस्कृति को ख़त्म करना पड़ेगा। और इसीलिए पूरी तरह से ये अटैक आज के भारतीय संस्कृति के ऊपर हो रहा है और इसको बचाए रखना ये हमको बहुत ज़रूरी है, हमको समझना चाहिए। ये समझना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये कोई कभी बोलते नहीं है कि हम कम्युनिस्ट हैं। आप देखेंगे तो इनमें से कोई भी अपने आप को कम्युनिस्ट नहीं बोलता है, क्योंकि उनको मालूम है कम्युनिस्ट बोलेंगे तो लोग भरोसा नहीं करने वाले। तो ये बोलते हैं हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, ये बोलते हैं हम पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये बोलते हैं हम वीमेंस राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो अलग अलग आकर्षक मुखौटे लेते हैं और उन मुखौटों के पीछे काम करते हैं। और युवा जो होते हैं वो आदर्शवादी होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं। तो उनको ये मुखौटे बहुत अच्छे लगते हैं और उनको लगता है यार सच्ची ये तो करना चाहिए, महिलाओं के अधिकार तो होने चाहिए। उसको विरोध करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन ये मुखौटे के पीछे उनका जो घिनौना चेहरा है वो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये जागृति करना बहुत ज़रूरी है कि ये लोगों का असली मकसद क्या है, ये समझाना बहुत ज़रूरी है। ये समझाने के लिए ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पुस्तक में आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है, यूज़फुल इडियट्स। बिल्कुल। कैसे? क्योंकि ये बिना ये जो जितनी भी ये जो कार्रवाई ये करते हैं, इसको करने के लिए लोग भी चाहिए होते हैं ना उस तरह के। आपने यूज़फुल इडियट्स किनको कहा है और ये इनका क्या तरीका होता है काम करने का, और इनकी उपयोगिता इनके आकाओं के लिए कितनी होती है? कैसा है कि अपने आप को प्रोग्रेसिव कहलाना सबको अच्छा लगता है। मराठी में हम उसको पुरोगामी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव, मॉडर्न। तो मैं परंपरावादी नहीं हूँ, मैं पुराने ख्यालों का नहीं हूँ, ऐसा दिखाने का सबको एक जज्बा होता है। तो ये इसको पकड़ लेते हैं। और ऐसे लोगों को अगर आपको प्रोग्रेसिव अपने आप को बताना है तो आपको हमारा जो नैरेटिव है वही चलाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला है पॉलिटिकल करेक्टनेस। तो देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर पॉलिटिकली करेक्ट। तो आप पॉलिटिकली इनकरेक्ट शब्द यूज़ करोगे तो आप ख़त्म, देन यू आर कैंसल्ड। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैंसल कल्चर। तो लोग इतना डरते हैं कि मेरे मुंह से कोई पॉलिटिकली इनकरेक्ट शब्द ना निकल जाए। इतनी दहशत जैसे बोल सकते हैं हम कि आइडियोलॉजिकल टेरर इन्होंने खड़ी कर दी है कि आप हमारे विचार के खिलाफ अगर सोचोगे भी, बात करना तो दूर की बात है, तो आप कैंसिल हो जाओगे। देन यू हैव नो फ्यूचर इन द क्या बोलते हैं सोसाइटल सिस्टम में आपको कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस तरह का टेरर उन्होंने खड़ा किया। इसके लिए एक उनका और स्ट्रेटेजी होता है वेपनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। तो ये भाषा को एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि उन्होंने कई शब्द तैयार किए हैं। जैसे 2001 में जब ट्विन टावर्स गिर गए तो पूरी दुनिया में ऐसा माहौल पैदा हो गया कि अभी इस्लाम का कुछ विश्लेषण होगा कि इस्लाम में इतना टेररिज्म इस्लाम से क्यों निकलता है। हर मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होता है, लेकिन हर टेररिस्ट मुस्लिम क्यों होता है।
ऐसे सवाल पूछे जाने लगे थे। लेकिन इन्होंने एक शब्द निकाला, इस्लामोफोबिया, और ये इस्लामोफोबिया के साथ इतनी नकारात्मकता जोड़ दी उन्होंने कि अभी लोग डरते हैं कि कोई मुझे इस्लामोफोब ना बोल दे, और इसलिए मैं कोई विश्लेषण तो छोड़ दीजिए, मैं उसके बारे में बात भी नहीं करता हूँ। फिर इस्लामिक टेरर ने कितना भी वायलेंस किया, कितना भी टेररिज्म फैलाया है सब जगह, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि नोबडी वांट्स टू बी सीन एज इस्लामोफोब। अराजकता को जस्टिफाई करना, अराजकता को बढ़ावा देना। आपने ज़रूर सुना होगा कि इंग्लैंड में एक ग्रूमिंग गैंग्स करके कुछ पाकिस्तानी लोग थे, उन्होंने हज़ारों ब्रिटिश लड़कियों को, हज़ारों, मतलब कई सालों से चला रहा है के लगभग, अल्पवयीन लड़कियां, कोई जवान लड़कियां, उनका लैंगिक शोषण किया पाकिस्तानी पुरुषों ने। केवल ब्रिटिश शासन को किसी ने इस्लामोफोब नहीं बोलना चाहिए, इसलिए उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आज जो उसके प्रधानमंत्री है, ग्रूमिंग गैंग दिया गया, और उसमें भी एशियंस बोल दिया, ताकि कि पाकिस्तानी मूल के लोगों का नाम ना है, पाकिस्तानी मूल के नाम आएंगे तो मुसलमानों का नाम आएगा और वो इस्लामोफोबिया हो जाएगा। साउथ एशियन बोलते हैं, हाँ, पाकिस्तानी बोलने की भी हिम्मत नहीं है। कीथ स्टारमर जो आज प्रेसिडेंट है, वो तभी ही वाज इन चार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एट दैट टाइम। तो उन्होंने बहुत बेशर्मी से बोला था कि ये सभी लड़कियां जो है वो ऑन देयर ओन अकॉर्ड दे हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट, वो खुद होके शामिल हुई थी उसमें। तो हज़ारों लड़कियां खुद होके चली गई थी उसमें, आप कैसे बोल सकते हो? लेकिन केवल इसीलिए कि हमें किसी ने इस्लामोफोब नहीं बोलना चाहिए। तो ये दहशत है। तो इस्लामोफोबिया, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ये शब्द के डर से आज पूरे पाश्चिमात्य सभ्यता में, पाश्चिमात्य देशों में पुरुषों में इस तरह का भय पैदा हो गया कि मेरा पुरुषत्व में दिखाने में मुझे डर लगता है। तो इफ आई एम सीन एज अ मैस्कुलाइन पर्सन, तो लोग बोलेंगे साला ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, टॉक्सिक है। तो लोगों का पुरुषत्व खत्म करना है। तो ये एक दूसरा विषय है कि इन्होंने जो स्त्रीवाद है, फेमिनिज्म, इसको इतना विकृत बना दिया है। एक्चुअली अमेरिका में जब फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई, बिल्कुल योग्य मांगों के लिए शुरू हुई, जो मांगे बिल्कुल वाजिब मांगे थी, सही मांगे थी, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका में कोई अधिकार नहीं थे, वोटिंग का अधिकार नहीं था, चर्च में इक्वल स्थान नहीं था। तो उन्होंने ये मांगा कि यार भगवान के दरबार में तो हमें बराबरी का स्थान दे दो, हमको मतदान का तो अधिकार दे दो। तो उनका ये कभी मानना नहीं था कि समाज व्यवस्था को हमको ख़त्म करना है या हमको परिवार व्यवस्था को ख़त्म करना है, इसलिए उन्होंने नहीं शुरू किया। बट ये कम्युनिस्टों का जो स्ट्रेटेजी होता है कि जहाँ पे फॉल्ट लाइन दिखेगा, जरा सा असंतोष दिखा, रिजेंटमेंट दिखा, तो वहाँ पे और भड़काने की कोशिश करते हैं। तो ये कूद गए इसमें, फेमिनिस्ट मूवमेंट में, और उसको इस तरह विकृत बना दिया कि अभी उसका मतलब ऐसा बन गया कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि आज पाश्चिमात्य देशों में परिवार व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पे है। डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ये पूरा जो माहौल खड़ा किया है, ये सोच समझ के किया है, मतलब ये अपने आप नहीं हुआ। कई बार हमको लगता है कि जस्ट सोसाइटी में ऐसा होता रहा है, वे ऑफ प्रोग्रेशन इट हैज़ हैपेंड, ऐसा नहीं है। ये प्लानिंग से किया है, ये सोच समझ के किया है। तो इस तरह से ये शब्द पैदा किए हैं, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बोल के लोगों का, पुरुषों का पुरुषत्व कम करो, फेमिनिज्म के नाम पे महिलाओं का स्त्रीत्व कम करो। तो उनको बोलो कि आपने हर चीज़ पुरुषों जैसी करनी चाहिए। तो महिलाओं को इक्वल अधिकार होने चाहिए, बराबर है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन महिलाओं के स्किल्स अलग होते हैं। कई काम ऐसे होते हैं जो महिलाएं पुरुषों से भी अच्छा करती हैं, जहाँ पे सेंसिटिविटी चाहिए, जहाँ पे प्यार से कुछ बातें करनी होती है, नर्चरिंग हो, केयर, टेकिंग केयर हो, और यही काम उन्होंने करना चाहिए, ऐसा भी नहीं मैं बोलता हूँ। लेकिन स्त्रियों की तरह काम करना चाहिए। ये फेक फेमिनिज्म इसी को बोलते हैं कि आप महिला होने के नाम पर, अपने अधिकारों के नाम पर
एक तरह से टॉर्चर शुरू कर दो। एग्जैक्टली कि आपसे अगर कोई कुछ भी बोले आप सिर्फ लड़ने को तैयार हो। ये चीज फेक फेमिनिज्म में आती है, वोकिज्म में आती है, जिसको लेकर अब बात शुरू हो चुकी है करना, क्योंकि ज़रूरी था। वरना आप महिला से कुछ भी बोलेंगे कि अच्छा खाना बनाना, ऐसा मानने लगे थे कि खाना बनाना अगर महिलाओं को किसी को बोल दिया तो ये फेमिनिज्म की बात आ जाती थी कि मैं क्यों खाना बनाऊं। ये एक बेसिक नेसेसिटी है जिसको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर सबको आना चाहिए। तो इसको इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, जो फेक फेमिनिज्म, इन चीज़ों को ये बढ़ावा देते हैं। और शायद यही वजह है जो आप वामपंथी दीमक की बात कर रहे हैं, जिस वोकिज्म की हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ें समाज के अंदर संस्कृति को ख़त्म कर रही हूँ। युवाओं को विशेष तौर से ये चीज़ समझना चाहिए कि जब आप किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं तो उसके आने वाले नतीजे क्या होंगे पीढ़ियों के साथ। और अगर इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा और आप रिलेट कर पाएंगे कि जो आपके आसपास घटित हो रहा है उसके पीछे के कारण क्या हैं और उनकी मंशा क्या है। एक चीज़ ज़रूर मैं अभिजीत से आपसे ज़रूर समझना चाहूँगी, क्योंकि ये जो कुछ भी होता है हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है, हर कार्य का। अगर संस्कृति ख़त्म करके एक अराजकता फैलाकर समाज को एक तरह से तोड़कर क्या हासिल करेंगे? इनका पहले से बिल्कुल मार्क्स से ये कहना है, मार्क्स के समय से, कि ये जो मानवीय सभ्यता है जो हजारों सालों से निर्माण हुई है, ये मानवीय सभ्यता को ही हम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे और फिर एक क्लीन स्लेट के ऊपर हम एक नए मानव की और एक नए समाज का निर्माण करेंगे, नए मानव का निर्माण करेंगे, नए समाज का निर्माण करेंगे। क्योंकि जो आज की जो सभ्यता है, आज की जो व्यवस्था है, इसमें सुधार करना इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा उनका मानना है। तो इसको पूरी तरह से ख़त्म ही करना पड़ेगा और इसको ख़त्म करके एक नए मानव का और एक नए समाज का निर्माण करना है। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, नया मानव, नया समाज, तो कई लोग इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन आज तक जब भी इनको मौका मिला, जैसे सोवियत रशिया में मिला, चाइना में मिला, उत्तर कोरिया में मिला, कई जगह मिला, वेनेजुएला में मिला, वहाँ पे कभी भी इन्होंने कोई भी नई चीज़ का निर्माण करने की क्षमता आज तक नहीं दिखाई है। इन्होंने सिर्फ किया है तो निर्माण किया है, डिस्ट्रक्शन किया है, अराजकता की है, हिंसा की है। आज लोग बोलते हैं कि चाइना कम्युनिस्ट है और इतना प्रोग्रेस कर रहा है, बट उन्होंने कम्युनिज्म केवल डिक्टेटरशिप के तक ही सीमित रखा है। सिर्फ उनका जो शासक रहेगा उस तक है, लेकिन इकोनॉमी पूरी तरह से कैपिटलिस्ट है, तो कम्युनिज्म है ही नहीं उधर। और जब से उन्होंने कम्युनिज्म छोड़ा तभी से उनका प्रोग्रेस हुआ। जैसे 1978 डेंग जियाओपिंग ने डिसाइड किया, उसका बहुत फेमस सेंटेंस भी है कि बिल्ली सफ़ेद है या काली है, गोरी है या काली है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज शी कैचेस द माइस। तो कम्युनिज्म है या कैपिटलिज्म है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, लोगों के जीवन में सुधार होना चाहिए। तो तब से उन्होंने कैपिटलिज्म को स्वीकार किया और तब से उनका प्रोग्रेस शुरू हुआ। तो जहाँ पे भी कम्युनिस्ट तरीके से इकोनॉमी चलाई गई, वहाँ पे कभी भी उन्होंने कोई भी अच्छी चीज़ का निर्माण नहीं किया है। तो ये बोलते क्या है इसके पीछे जाने में मतलब नहीं है, ये करते क्या है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बोलते तो बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है। तो ये माना जाए कि अब ये एक वैचारिक शक्ति नहीं है, वामपंथ एक बौद्धिक उद्योग बन गया है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, ये एक बौद्धिक उद्योग बन गया है और इन्होंने अपना पूरा रुख बदल दिया है। इन्होंने ये पहचान लिया है कि बंदूक से निकलने वाली क्रांति की तरफ कोई आकर्षित नहीं होने वाला है। वो फेल भी तो हो गई, क्योंकि उसका तो अल्टीमेट फेल्योर हो गया 1991 में, तो पूरी दुनिया ने देख लिया। इसलिए उन्होंने कम्युनिज्म नाम छोड़ दिया, उन्होंने एक नया रूप धारण कर लिया, बट उसके पीछे जो स्ट्रेटेजी है वो वही है, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। कल्चरल मार्क्सिज्म हो या क्लासिकल मार्क्सिज्म हो, उसका अंतिम उद्देश्य यही है कि मानवीय सभ्यता को ख़त्म करो, पूरी तरह से ख़त्म करो, खदेड़ दो, उखाड़ दो और उसके ऊपर एक नया समाज निर्माण करो, जो उनके बस की बात नहीं है। तो इसलिए हमको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आखिरी में मैं आपसे ये पूछूंगी, भारत को इस दीमक से बचाए रखने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वैसे? क्योंकि हमने कई ऐसे आंदोलन पिछले 2-3 साल में देख लिए हैं जो सड़कों पे अराजकता फैलाने के लिए किए गए थे, जिनके पीछे की मंशा आम जनता भी समझने लग गई थी, लेकिन ये प्रयास अभी भी लगातार जारी हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? मेरे ख्याल से 2-3 इसमें मुद्दे आने चाहिए। एक तो है कि ये करते क्या हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात है कि समझना
क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अब काम करते हैं आकर्षक मुखौटों के पीछे। प्रभावित होने से पहले आप समझिए, तो पहले समझ लो कि ये क्या चल रहा है। जैसा एक बात हमने अभी तक डिस्कस नहीं की, वो बहुत खतरनाक बात है इनके कार्यक्रम की, वो है ट्रांसजेंडरिज्म, LGBTQ। जो यूथ होते हैं, युवा होते हैं, उनको लगता है कि हाँ, जो ट्रांसजेंडर्स है उनके साथ भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनको भी हमने इंक्लूड करना चाहिए। तो इंक्लूसिविटी का नाम दिया है उसको, वो एक मुखौटा पहनते हैं, इंक्लूसिविटी। तो सही है, जो नेचुरली ट्रांसजेंडर्स हैं उनके साथ आप बुरा व्यवहार मत करो, उनके साथ अन्याय मत करो। लेकिन नेचुरली ट्रांसजेंडरिज्म जो है वो केवल 0.02% लोगों में होता है। लेकिन इन्होंने ट्रांसजेंडरिज्म का मार्केटिंग करते हैं ये लोग, आइडेंटिटी ट्रांसजेंडरिज्म का सेल्समैनशिप करते हैं। अगर आप थोड़ा ऐसा समय है तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अमेरिका में इन्होंने, और भारत में भी इन्होंने एक ऐसा कैंपेन शुरू किया है कि जेंडर जो होता है, ये जेंडर इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल रियलिटी, ये साइंटिफिक रियलिटी नहीं है, बायोलॉजिकल रियलिटी नहीं है। दिस इज़ अ कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट, मतलब ये सांस्कृतिक पहचान है, इसका बायोलॉजी से कोई संबंध नहीं है। ये पूरी तरह से गलत है और पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। लेकिन इनका ये मानना है कि आपका जो जेंडर होता है वो आपको आपके माँ बाप और डॉक्टर्स आपके बर्थ के टाइम देते हैं, और ये जेंडर आपको चाहिए कि नहीं ये आपको तीसरे या चौथे साल में ही पता चल जाता है। तो उनका ये मानना है कि प्री प्राइमरी स्कूल में बच्चों को जाके सिखाना चाहिए, सेक्स एजुकेशन, और सिखाते हैं कि आपका जो जेंडर है वो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको चेंज कर सकते हो। हाँ। तो आप इमेजिन कीजिए कि 3-4 साल के बच्चे को अगर आप ये बातें समझाओगे तो क्या असर होगा उसके मन के ऊपर। उसके बाद जाके 10-12 साल की उम्र में अगर कोई लड़की चाहती है कि मुझे लड़का बनना है, तो वो हार्मोन का ट्रीटमेंट लेके और अपने शरीर पर सर्जरी करवा के लड़का बन सकती है। और ये बनने के लिए उसको पेरेंट्स के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर पेरेंट्स उसमें ऑब्जेक्शन लेंगे तो उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाएंगे, क्योंकि वो उसके ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके ये कंफ्यूजन जो पैदा किया गया है बच्चों के अंदर, और उस उम्र में जबकि वो उनको इस चीज़ की समझ भी नहीं होती है, ये एजुकेशन के नाम पे जो दिमाग में डाला गया है, ये आज हम भारत में भी कई जगह पे देखते हैं। भारत में ये पहुंच गया है, मतलब आप सुनेंगे तो आपको धक्का लगेगा। पुणे में एक स्कूल है, काफ़ी वेल नोन स्कूल है, उसमें 5-6 महीने पहले एक NGO जिसे हम बोलते हैं वो टाइप के लोग आ गए, और उन्होंने बच्चों को बोला कि आपका जो जेंडर है आपको अगर बदलना है तो आप बदल सकते हो, और अगर आप बदलना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स को मत बताओ, ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, हमको फ़ोन करो। तो देखिए हमारे घर तक पहुंच गया है अभी। और इसके आगे भी बहुत है। इसके आगे है कि वो बोलते हैं जेंडर इज़ दे हैव अ कंसेप्ट कॉल्ड फ्लूइड जेंडर। तो जेंडर बदलते रहता है, ऐसा उनका कहना है। तो अभी मुझे लग रहा है कि मैं पुरुष हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे लग सकता है कि मैं स्त्री हूँ, और अगर मैं ऐसा बोलूँ तो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगी तो आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है, बिकॉज मेरे ट्रांसजेंडर राइट के ऊपर आप उसको नहीं रोक सकती है। तो इसके वजह से क्या हो गया, आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स में बॉक्सिंग में कि जेंडर को लेकर कि तो आज मुझे लगा तो वो मेल फीमेल बन के फीमेल वाले कॉन्टेस्ट में चले जाओगे। तो ये चीज़ें हमें हास्यास्पद लग रही हैं, लेकिन एक बहुत गंभीरता से अगर सोचा जाए तो ये कितनी आने वाली पीढ़ी के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। आप एक छोटे से बाल मन में ये जिस समय में वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है, वो अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को समझकर कंफ्यूज होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस में आप एक बच्चे को डाल रहे हो जिससे उसका आने वाला पूरा भविष्य जो है वो हिल जाएगा। ये सब चीज़ें जो है ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और आपकी इस पुस्तक में जो है अगर पढ़ेंगे, सुरुचि प्रकाशन की ये पुस्तक है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों में मिलेगी।
मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप इस विचारधारा को समझना चाहते हैं, फिर उसके बाद अपना मन आप खुद बनाइए कि कौन सा विचारधारा सही है, गलत है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप पहले से पढ़िए, समझिए और अपने आसपास की घटनाओं से रिलेट करिए, देश और दुनिया की घटनाओं से रिलेट करिए और उसके बाद अगर आपको लगता है कि किस विचारधारा के साथ आपको चलना चाहिए, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। आपकी इस पुस्तक पे ही हम चर्चा तो बहुत देर तक हो सकती है, लेकिन जो मुख्य बात थी वो यही है कि ये वामपंथी विचारधारा को जो आपने दीमक कहा है, वो दीमक किस तरह से खोखला कर रही है समाज को, उसका सीधा सीधा ये है कि संस्कृति को अगर आप किसी के ख़त्म करने के लिए कोई विचारधारा लेकर आएंगे, किसी समाज को ख़त्म करने के लिए लेकर आएंगे, तो ये भला नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसे संसार की रचना करेगा जहाँ पर सिवाय अराजकता के और कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर विचार एक हथियार है तो फिर सत्य उसका कवच है, और ये आप लोग तय करिए कि आप किस विचार का सत्य और किस विचार का कवच अपने समाज में बनाना चाहते हैं। अभिजीत जी, आपने इस पुस्तक पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत आनंद आया। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।